गाइस, वेलकम टू आई लर्नर। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक केस के बारे में जो कि रिलेटेड है फैमिली लॉ से। और आप जानते ही होंगे कि फैमिली लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइवोर्स। और इसी चीज़ को लेकर के हम आपके लिए एक नए केस को लाए हैं। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, क्या हेल्ड हुआ था, क्या इशू था, क्या जजमेंट आई थी और फ्यूचर में इससे क्या चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली ये केस है मिस जॉर्डन डेंगे वर्सेस एस चोपड़ा 8055 AIR 935। तो बेसिकली ये जो केस है ये रिलेटेड है डाइवोर्स को लेकर के। और आप जानते ही होंगे कि डाइवोर्स में मेजरली 3 ग्राउंड्स होते हैं, बेसिक 3 थ्योरीज होती है हिंदू लॉ की अगर बात करें तो। फर्स्ट जो होता है वो थ्योरी रिलेटेड होता है आपका थ्योरी ऑफ फ्रॉड से, यानी कि जो फ्रॉड के बेसिस पे जो ग्राउंड आते हैं सामने, चाहे वो क्रूएलिटी हो, एडल्ट्री हो, इन सभी चीज़ों को ग्राउंड। और जो सेकंड ग्राउंड होता है वो म्यूचुअल कंसेंट के बारे में होता है, यानी कि जब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में कंसेंट के साथ में डाइवोर्स ले लेते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट होता है। और तीसरा थ्योरी जो होता है वो होता है आपका इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि जब आपका मैरिज एक ऐसा लेवल पे आ जाता है कि उसको हम फिर से जोड़ नहीं सकते, तो वो इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहलाता है। तो बेसिकली इसके फैक्ट के बारे में हम जानेंगे, पर मैं उससे पहले बता दूं कि ये उनमें से एक केस है जो कि रिकमेंड किया था, इस केस के द्वारा रिकमेंड किया गया था जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें, कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। आपको पता होगा कि आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बट अभी तक ये हमने ऐसा कोई भी बिल पास नहीं किया है लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में, जो कि ऐसा कुछ कर सके। तो इस चीज़ की नेसेसिटी को एम्फसाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में। उसके साथ साथ इसमें यह भी बोला गया था कि हम जनरली जानते हैं कि जो डाइवोर्स के ग्राउंड होते हैं वो क्रूएलिटी हो गया, एडल्ट्री हो गया, या ऐसा इंसैनिटी, ये सभी ग्राउंड होते हैं। बट अभी तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं माना गया है टिल नाउ। इवन दो अगर आप अच्छी जो डेवलप कंट्रीज होती है जैसे कि US, UK, इन कंट्रीज में इस ग्राउंड को अब इसको माना गया है एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए अब चलते हैं हम फैक्ट पे। फैक्ट बेसिकली इसका ये था कि जो पिटिशनर है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पिटिशनर जो है वो वाइफ है और यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो हस्बैंड है। तो पिटिशनर यानी कि जो वाइफ है वो बिलोंग करती है खासी ट्राइब ऑफ मेघालय से, जो कि जिनका बर्थ हुआ था प्रेस्बाइटेरियन क्रिश्चियन फैमिली में। प्रेस्बाइटेरियन क्रिश्चियन फैमिली एक टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी होता है। तो ये अभी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में वर्क कर रही थी। और जो रिस्पोंडेंट है वो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ऑब्वियसली आप जानते हो क्योंकि सिख जो है वो हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इनकी मैरिज हुई थी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत। आपको पता होगा कि हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट होता है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होता है, पारसीज के लिए पारसी मैरिज एक्ट होता है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है। तो ये डिफरेंट एक्ट होते हैं सारे के सारे। तो इनकी मैरिज हुई थी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत। पिटिशनर ने लेटर ऑन वो हैप्पी नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ में, उनको डाइवोर्स चाहिए था। तो बेसिकली ये सारा का सारा इशू स्टार्ट हुआ 1980 में। तो 1980 में जो वाइफ थी उन्होंने केस फाइल किया जुडिशियल सेपरेशन या नलिटी ऑफ मैरिज को लेकर के। बेसिकली उस टाइम पे वो सेक्शन 18, 90 और 22 ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट के जो सेक्शन 18, 90 और 22 जो है ये मेंशन करते हैं डाइवोर्स के बारे में कि क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। बट हाँ, उन्होंने ये केस फाइल किया और उन्होंने डिक्री मांगा नलिफिकेशन ऑफ मैरिज को लेकर के। और इस टाइम पे ग्राउंड ऑफ जो नलिफिकेशन है वो रखा गया क्रूएलिटी को। उन्होंने क्रूएलिटी यानी कि ये एलिगेशन लगे कि हस्बैंड की जो फैमिली है, उसके जो रिलेटिव है उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली क्रूएलिटी हो रही है। तो इस बेसिस पे उन्होंने डाइवोर्स मांगा। पर जब बात आई सिंगल बेंच की, तो सिंगल बेंच ने ये कहा कि आपको तो पता ही होगा कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में कभी भी क्रूएलिटी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं होता। चलिए मैं आपको सेक्शन दिखाई देती हूँ। तो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन में देख सकते हैं सेक्शंस को। बेसिकली सेक्शन 19 जो है ये ग्राउंड्स ऑफ डिक्री की बात कर रहा है। तो सेक्शन 22 यहाँ पे बात करता है कि आपको जुडिशियल सेपरेशन किस ग्राउंड पे मिल सकता है। तो जुडिशियल सेपरेशन जो है ये एडल्ट्री, क्रूएलिटी और डिजर्शन पे मिल सकता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे पिटिशनर ने ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्या रखा है, उन्होंने क्रूएलिटी को ग्राउंड
फॉर डाइवोर्स रखा है। तो यहाँ पे तो सेक्शन 22 ये साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप क्रूएलिटी कहते हैं तो यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है, आपको डाइवोर्स नहीं मिल सकता है, क्योंकि डाइवोर्स के ग्राउंड क्या है, ये है आपके इम्पोर्टेंस या फिर डिग्री ऑफ कंसेंगुइनिटी या फिर ल्यूनेटिक पर्सन हो या इडियोटिक हो या फिर आपका यूफोर्स जो ग्राउंड है वो। तो बेसिकली इन ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है और इस ग्राउंड पे आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कि कोर्ट का क्या स्टांस है, तो ऑब्वियसली ये सही ही लग रहा है, यानी कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो एज पर द क्रिश्चियन लॉ बिल्कुल सही है। पर इनको यानी कि जो इनकी वाइफ थी उनको इस डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फ्रेंड्स, इस केस को जब मैं स्टडी करी थी तो मुझे एक आइडिया मिला कि जो वाइफ है वो एनी हाउ डाइवोर्स चाहती थी, हुक हो या क्रूक हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस शी नीड एनी हाउ डाइवोर्स, ओके। बट जब ये बड़े बेंच के पास, यानी कि जब डिवीजन बेंच के पास गया ये कोई केस सिंगल जज से लेकर के डिवीजन बेंच, तो डिवीजन बेंच ने भी डिसीजन को अफर्म कर दिया, यानी कि जो सिंगल बेंच ने कहा था वही उन्होंने भी कहा। फिर भी वाइफ सेटिस्फाई नहीं थी तो उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन ली और उन्होंने वो चले गए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तब इन्होंने एक चीज़ बदला, क्योंकि इनको ये तो समझ में आ गया कि अगर ये बोलते रहे क्रूएलिटी इनका ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो तो क्रूएलिटी ऑब्वियसली ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं हो सकता है। तो इनको अब इनका ग्राउंड फॉर डाइवोर्स चेंज करना पड़ा। अब इन्होंने ये कहा कि इनके जो हस्बैंड है, इनके हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंस है, यानी कि इन्होंने अब ग्राउंड फॉर डाइवोर्स जो है वो चेंज कर दिया, क्रूएलिटी से इन्होंने बोला पर भी फिर भी ये एविडेंस प्रूवन नहीं थे, यानी कि इसको आप एकदम से कह नहीं सकते कि बिल्कुल सही ही ग्राउंड होगा, क्योंकि ऐसे कुछ एविडेंस मिले नहीं थे। बट हाँ, लेटर ऑन अब जो है हमारा इशू ये अब इन फैक्चुअल सिनेरियो से हट करके एक दूसरा हो चुका है। अब अगर वहाँ पे डाइवोर्स नहीं भी देते हैं, क्योंकि भले वो वाइफ अगर ये प्रूव नहीं भी कर पाती है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था या फिर उनके हस्बैंड इम्पोर्टेंस थे, ये प्रूव नहीं कर भी पाती है और डाइवोर्स नहीं भी मिलता है उनको, फिर भी उनकी मैरिज एक ऐसे मोड़ पे आ गई है कि वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अगर दो साथ में रहते भी हैं तो शायद तक के एक मैरिज नहीं कहा जा सकता है। तो मेजर जो इशू है वो ये था कि आफ्टर लुकिंग एट द फैक्चुअल सिनेरियो मैरिज अपीयर्स टू बी इररिट्राइवेबली broken down. So will it be good enough to continue such marriage where no point of or purpose to be served by continuance of a marriage which has so completely and signedly broken down? तो यहाँ पे वो broken down दिख रही, तो अगर वहाँ पे अलाउ भी करते तो कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये जो डिस्कशन अब आगे बढ़ता है, डिस्कशन से पहले आप एक चीज़ तो सोच ही सकते होंगे कि क्या बेसिकली उस केस का जजमेंट आया होगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि इररिट्राइवेबल ग्राउंड जो है वो अभी तक के ना हिंदू एक्ट में, ना क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट में किसी भी चीज़ों में अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इसी वजह से ऑब्वियसली उनका डाइवोर्स, उनकी वाइफ वो प्रूव तो कर नहीं पाई थी कि वो इम्पोर्टेंस थे, तो ऑब्वियसली उनके पास दूसरा कोई ग्राउंड हो सकता था, वो इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन हो सकता था, बट वो भी अब नहीं हो सकता है क्योंकि ये ग्राउंड ऑफ मैरिज और डाइवोर्स है ही नहीं। तो ये कॉमन है कि शी वुडंट हैव गॉट डाइवोर्स ऑन दैट ग्राउंड, राइट। तो अब बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी की। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट्स और स्पेशल मैरिज एक्ट, इन सारे के सारे जो एक्ट होते हैं, कोड ऑफ मैरिजेस होते हैं, इनको डिस्कस किया, इनका कंपैरेटिव स्टडी किया। तो यहाँ पे एक पहला जो चीज़ मुझे सामने नज़र आया वो ये था कि आपको कोई भी ये जो कोड दिखेंगे इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कभी हिंदू एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो कुछ पारसी एक्ट में कुछ और है, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दो हम एक देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बात की कि अब हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कोड की ज़रूरत है। इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया। सेकेंड पॉइंट जो मुझे दिखा वो यही चीज़ था कि अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि लेट्स से हिंदू एक्ट में किसी भी हस्बैंड वाइफ को, किसी स्पाउस को जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिली हुई है। अब वो अगले एक साल तक के अगर वो कोहैबिट नहीं करते हैं, वो साथ में नहीं रहते हैं, तो उनको उस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल सकता है। वेरस अगर हम क्रिश्चियन एक्ट यानी कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट की बात करें क्रिश्चियन मैरिजेस के लिए, तो वहाँ पे उनका जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, और अगर वो कोहैबिट नहीं करते हैं, कोहैबिटेशन इनकी इंटर रिलेशनशिप नहीं रहती है, तो वहाँ पे उस ग्राउंड पे उनको डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। यानी कि कितना बड़ा डिफरेंस है कि वहीं हिंदू एक्ट में उनको डाइवोर्स मिल जाएगा सेम ग्राउंड पे, बट हिंदू एक्ट अगर बात करें क्रिश्चियन एक्ट की तो वहाँ पे उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक
कंपैरिजन हमको दिखा कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन हमको नज़र आते हैं। तीसरी बात जो डिस्कस की गई थी वो यही थी कि अगर हम देखें हिंदू एक्ट में दो हमको कहीं पे लिखा हुआ नहीं दिखता कि ब्रेक डाउन जो होती है, म्यूचुअल ब्रेक डाउन जो होती है, मैरिज की ब्रेक डाउन, वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं है। बट अगर आप सेक्शन हिंदू एक्ट का बता रहे हैं हम आपको, सेक्शन 13(1), अगर आप सेक्शन 13(1)(a) एंड 13(b) इनको देखेंगे तो इन सेक्शंस के बेसिस पे बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिसमें इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन के बेसिस पे स्पाउस को डाइवोर्स मिला हुआ है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे अब डिक्रीज आई है सामने। तो हिंदू एक्ट में तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में मेंशन हुआ ही है इस चीज़ के बारे में हिंदू एक्ट में। वेयर इज क्रिश्चियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये भी इशू आ जाता है कि आप अगर एक रिलीजन में बात करें तो ये ग्राउंड बन सकता है, दूसरे रिलीजन में ग्राउंड नहीं, यानी कि इशू आ जाता है यूनिफॉर्मिटी की। नाउ लास्ट बात जो देख सकते हैं यहाँ पे वो मेंशन किया गया है इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन के बारे में ही। बट इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो कि है म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। म्यूचुअल कंसेंट यानी कि सेक्शन 13(b) ऑफ हिंदू एक्ट, इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हिंदू एक्ट में, तो हिंदू एक्ट में म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे अगर लेट्स से जो जॉर्डन डेंगे है और एस.एस. चोपड़ा है, इन दोनों को साथ में नहीं रहना, वाइफ चाहती है डाइवोर्स, हस्बैंड चाहते हैं डाइवोर्स, तो दोनों कोई म्यूचुअली कंसेंट करके डाइवोर्स ले सकते हैं। वेयरएज अगर आप बात करें क्रिश्चियन लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से इनको डाइवोर्स देने में इशू आ रहा था। अगर बात वही है कि अगर ये लोग अगर हिंदू लॉ के तहत डाइवोर्स ले रहे होते तो शायद इन्हें मिल भी जाता। तो ऐसे इश्यूज सामने आते हैं जब आपको किसी एक पर्टिकुलर कोड में म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी मिलती है बट वहीं दूसरे कोड में आपको ऐसा कोई थ्योरी नहीं मिलती है। तो बेसिक चीज़ यही है कि आपको ये सारे के सारे कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आएंगे। तो अब मैं एक ऑब्जर्वेशन है जो कि कोर्ट की, उसके साथ इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगी, जो कि वो कहते हैं जजेस, द केस बिफोर अस इज अ इलस्ट्रेशन ऑफ अ केस वेयर पार्टीज आर बाउंड टुगेदर बाय मैरिटल टाइप विच इज़ बेटर अनटाइड। यानी कि कितनी बड़ी बात कहा है कि ऐसे मैरिटल रिलेशनशिप में है जिसको बेटर होगा कि उसे अगर हम तोड़ दें तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ पर्पज टू बी सर्व्ड बाय कंटिन्यूएंस ऑफ अ मैरिज विच हैज़ so completely and silently broken down. We suggest that the time has come for the intervention of legislature in this matter to provide for uniform civil court and divorce, and to provide by law for a way out of unhappy situation in which couples like the present have find themselves in. We direct that a copy of this order may be forwarded to Ministry of Law and Justice. फिर यही बात हुई है कि वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि साहिरा बानो वाला जो केस आया था मेंटेनेंस को लेकर के, उस केस में भी यही बात की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, बट उसका कोई डिसीजन अभी तक आया नहीं है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की भी कुछ कंटेंशन है कि वो क्यों इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं बना रहे हैं। क्योंकि उनका ये कहना है, ऐसे बहुत सारे सिनारियो आए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे विमेन जो वाइफ होती है वो उस सेक्शन को लेकर के अब्यूज़ करती है। क्योंकि आपको पता है अगर डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड को एनी हाउ मेंटेनेंस पे करना है, तो कोई इंटेंशनली शादी कर लेता है एंड देन उसको डाइवोर्स ले लेंगे इर्रिट्राइवेबल ब्रेकडाउन के बेसिस पे, एंड देन वही एक एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, इनडायरेक्ट एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, जिसमें कि वो वाइफ पैसे कमा रही है। तो ये चीज़ है क्योंकि सारे के सारे लेडीज़ या सारे के सारे विमेंस जो होते हैं वो कोई भी लॉ हो तो किसी को भी हम वैलिड या उसको किसी को राइट नहीं ठहरा सकते हैं। तो यही गवर्नमेंट की तरफ से भी कंटेंशन है। अब देखते हैं कि क्या बेसिकली फ्यूचर में हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे जजमेंट आएंगे ही जिसमें कि कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे आपको। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन मोर सच कंटेंट फॉर यू। दैट्स ऑल, बाय।